India is trying to be the manufacturing hub of the world, but is India doing the right thing? क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करनी चाहिए या सर्विस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, जिसमें पहले से ही उसके काफी एडवांटेजेस हैं? इस वीडियो के एंड में हम ये कंक्लूड करेंगे कि इंडिया को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और क्यों। और कई लोगों के लिए हो सकता है इसका आंसर बहुत ऑब्वियस हो, बट उस ऑब्वियस आंसर तक पहुंचने के लिए हमें कई इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी वरुण मल्होत्रा, और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर ट्रेन करता हूं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी वेबसाइट www.varunmalhotra.co.in पे अपना पूरा 4 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री किया हुआ है, जो एक इन्वेस्टर को बताता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। और ये हमारे इंटेंसिव प्रोग्राम यानी फ्लिप फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम, जो 36 आवर का प्रोग्राम है, उसका प्री रिक्विजिट है। अब बात करते हैं इस वीडियो की, क्या इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि किसी भी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्री का सेक्टर, जहां पे हम फाइनल गुड्स बनाते हैं, कोई फिजिकल गुड्स बनाते हैं, ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं, फ्रिज बनाते हैं, एसी बनाते हैं या इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं। और तीसरा है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है, जैसे उसमें जो लो एंड जॉब्स हो सकती हैं, एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो सकती है, बीपीओ कस्टमर केयर वगैरह की जॉब हो सकती है, हाई एंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स की जॉब हो सकती है, आईटी सेक्टर की हाई एंड जॉब हो सकती है। उसी तरीके से इंडस्ट्री में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी लो एंड भी हो सकता है और बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी जो कंपोनेंट्स है, हाई टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, उसकी जॉब्स भी हो सकती है। अब हमें यह करना है कि एक किसी डेवलप्ड कंट्री की जर्नी को स्टडी करना है, जिसमें हम अमेरिका का एग्जांपल लेंगे। 1840 से लेके आज तक अमेरिका जो है वो कैसे डेवलप हुआ, उसमें हमें क्या सीखने को मिल सकता है। अगर आप 1840 का अमेरिका का डेटा देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आता है कि अमेरिका की जितनी भी जीडीपी थी 1840 में, उसमें से 48%, तो जीडीपी का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, तो अमेरिका जितना भी प्रोड्यूस करता था पूरी दुनिया में, कुछ सर्विसेज के फॉर्म में प्रोड्यूस करता था, कुछ गुड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता था, कुछ एग्रीकल्चर के फॉर्म में प्रोड्यूस करता था। उस टाइम पे 1840 में 48% ऑफ द प्रोड्यूस, टोटल प्रोड्यूस वाज फ्रॉम एग्रीकल्चर। उससे भी इंटरेस्टिंग नंबर यह हो जाता है कि 48% वो एग्रीकल्चर से करता था, 31% करीब सर्विस इंडस्ट्री का प्रोड्यूस था और 21% करीब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोड्यूस था। और 48% जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस था, उसको प्रोड्यूस करने के लिए करीब करीब 68% ऑफ द अमेरिकाज वर्कफोर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, जबकि 30% ऑफ प्रोड्यूस सर्विस इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस करना था, उसके लिए सिर्फ 20% पॉपुलेशन चाहिए थी, और 20% जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस कर रहा था, उसके लिए सिर्फ 12% की वर्कफोर्स इन्वॉल्व थी। इसका मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जो है वो वर्कफोर्स ज्यादा एफिशिएंट थी, या फिर वो ऐसी चीजें बना रही थी जिनकी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में थोड़ी ज्यादा थी एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर गुड्स। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एग्रीकल्चर गुड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही हम सबको पता है, लेकिन मार्केट में जो उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू जब लगाते हैं, गाड़ी की फाइनल वैल्यू 1 केजी चावल या 100 केजी चावल से, बहुत 1000 केजी चावल से भी ज्यादा हो सकती है। तो उस टर्म्स में सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग में जो काम करते थे, उनकी एफिशिएंसी ज्यादा थी। तो इससे सीखने को यह मिलता है कि अमेरिका को 1840 में बहुत जल्दी अपने एग्रीकल्चर के लोगों को, सेक्टर के लोगों को सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट करना चाहिए था, बट ऐसा कोई कंट्री आसानी से क्यों नहीं कर पाती। तो जब भी कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर होता है, रोड्स डेवलप नहीं होती, तो सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा सकते, टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है, एजुकेटेड लोग कम होते हैं, ज्यादा हाई एंड एजुकेशन नहीं होती, उसके वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज्यादा हाई एंड काम नहीं कर पाते। इसलिए उन टाइप की कंट्रीज ये कोशिश करती हैं कि अपने सारे लेबर्स को ये बोले कि वो एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करने की कोशिश करें, और अमेरिका ने 1840 में यही किया, सबको बोला एग्रीकल्चर पर फोकस करो, तो अधिकतर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों की जॉब्स की सैलरीज कैसे बढ़ाई जा सकती थी? सैलरी तभी बढ़ाई जा सकती है जब फार्मर का या कोई भी फार्म का फाइनल आउटपुट जो है वो ज्यादा हो जाए। तो फार्मर की सैलरी बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, फार्मर को 1 केजी चावल के ज्यादा पैसे दे दिए जाए, बट इफ यू गिव मोर मनी टू द फार्मर,
एज कंपेयर टू जो उसकी मार्केट में वैल्यू है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी कि फार्मर की सैलरी तो बढ़ जाएगी लेकिन बाकी लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी, तो ये सम जीरो गेम हो जाएगा। तो ये आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। आगे बढ़ने का बेस्ट तरीका है कि फार्मर को राइट फर्टिलाइजर यूज करके, राइट एजुकेशन देके, राइट टेक्नोलॉजी देके उसकी फाइनल आउटपुट जो है उसको बढ़ाया जाए। इससे दो फायदे होंगे। जब फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो कंट्री में सप्लाई ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा हो जाएगा, तो लोग ज्यादा अच्छा खाना खा पाएंगे, ज्यादा खाना खा पाएंगे और लोगों की लाइफ भी बेटर हो जाएगी, क्योंकि गुड क्वालिटी फूड, बेटर क्वालिटी फूड और अच्छी क्वांटिटी में फूड लोगों को मिल रहा है। और क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ रहा है, खाने की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि फार्मर 1 केजी के बदले 2 केजी उगा रहा है, तो पहले 1 केजी के अगर उसको 20 रुपए मिलते थे, अब 2 केजी के उसको 40 रुपए मिलते हैं। यानी कि जब उसने अपना फाइनल आउटपुट बढ़ाया तो उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ गई और इनकम बढ़ने की वजह से उसकी लाइफ बेटर हो गई। तो अब सारी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही थी कि फार्मर अपना आउटपुट बढ़ाए, और बढ़ा भी रहा था टेक्नोलॉजी यूज करके। तो पहले बहुत तेजी से प्रोड्यूस बढ़ रहा था, बट धीरे 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 जब चीजें बहुत अच्छी हो गई तो वहां पे सैचुरेशन आना स्टार्ट हो गया। तो अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि अब फार्मर की जॉब बढ़ाना, बहुत सैलरी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और अगर हम उसको ऐसे ही ज्यादा पैसे देते रहे तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इकोनॉमी को फायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी लोगों को ज्यादा महंगा मिलना स्टार्ट हो जाता है। आज भी अमेरिका कुछ लोगों से, फार्मर से सामान उगवाता है, इसलिए उगाता है क्योंकि उसको डर लगता है कि वॉर के केस में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे कोई सेल्फ सस्टेनेंस का कोई रोल ही ना हो। इसलिए वो कोशिश करता है, फार्मर्स को सब्सिडी देता है और उनसे कुछ प्रोड्यूस कराता है। लेकिन उसको यह पता था कि अगर आगे सबकी सैलरी बढ़ानी है तो वो सर्विस, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में डालना जरूरी हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में डालना जरूरी क्यों है? पहले समझिए, इस रूम जितना मेरी एक खेती का एक फार्म लैंड थी और मैं उस पर सामान उगाता था, तो मैंने 1 केजी के बदले 10 केजी चावल उगाना चालू कर दिया। लेकिन 1 केजी का चावल का अगर रेट 10 रुपए है तो मैं 10 केजी भी उगा रहा हूं तो 100 रुपए कमा पा रहा हूं। अब अगर मेरी सैलरी बढ़ानी है तो अमेरिका ने रियलाइज किया कि खेती करने के बजाय हमको शायद ब्लू कॉलर जॉब पे फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इतने ही रूम में उसी एम्प्लॉय को यूज करके जो हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जो फाइनल आउटपुट होगा ऑटो कंपोनेंट का, फ्रिज के कंपोनेंट का, एसी के कंपोनेंट का, फैन बनाने का, जो फाइनल आउटपुट होगा उसकी वैल्यू एग्रीकल्चर आउटपुट से ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर हम ज्यादा वैल्यू का सामान प्रोड्यूस कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करके तो हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी और जो उस ब्लू कॉलर जॉब जो कर रहा होगा उसकी भी सैलरी बढ़ जाएगी। तो अमेरिका ने ऐसे ही किया, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत फोकस किया। 1920s, 30s और 40s में आप देखेंगे कि अमेरिका ने बहुत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश किया। सर्विस सेक्टर्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे, उन्होंने अपनी वहां पे जॉब वॉब छोड़ी या वहां के काम छोड़े और वो मैन्युफैक्चरिंग में आए और अमेरिका ने बहुत ग्रो करना स्टार्ट किया, सबकी इनकम बढ़ना स्टार्ट हुई। लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा था तो प्रॉब्लम ये था कि खाना तो किसी को बनाना ही था, तो अमेरिका ने काफी हद तक खाना अपना बनाया बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। बट जब उसने रियलाइज किया कि आप टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके भी ज्यादा खाना नहीं बना पा रहा और उसको ज्यादा चाहिए, तो उसने बाहर के कंट्रीज से खाना इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब वो खुद तो आगे बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उसके आगे बढ़ने की वजह से बाकी कंट्रीज को भी जॉब मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब खाना अमेरिका उनसे इंपोर्ट कर रहा था। जिसमें एक बहुत न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि आज अमेरिका जितना भी फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करता है उसमें से 50% जो है वो बाहर के कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। बट दिस इज, वो आर्टिकल बता रहा है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि अब उसकी लेबर फ्री है और वो ज्यादा हाई प्रोडक्टिव काम कर पाती है जो मैन्युफैक्चरिंग का है। और जैसे मैं कह रहा हूं, अमेरिका कोशिश करता है कि उतना खाना बनाए, उतनी सब्सिडी फार्मर को दे, चाहे उसमें हमको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, कि सेल्फ सस्टेनेंस की प्रॉब्लम ना है। लेकिन जब अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग में भी सबकी सैलरी बढ़ाते गया तो वहां पर भी सैचुरेशन आना स्टार्ट हुआ। तो अमेरिका ने रियलाइज किया, अगर मैं इस रूम में ऑटो कंपोनेंट्स बनाता भी हूं तो मैंने एफिशिएंसी इंप्रूव करके अपना आउटपुट 3 गुना ज्यादा कर लिया, लेकिन वहां पर भी सैचुरेशन जब आया तो उसने सोचा अब मैं अपने लोगों की सैलरी कैसे बढ़ाऊं। तो अमेरिका ने नया तरीका ढूंढा व्हाइट कॉलर जॉब्स का, यानी सिर्फ दिमाग लगाने का काम। एक टेबल चेयर पे बैठ के बस एक आइडिया निकाला और वो आइडिया की वैल्यू उस प्रोडक्ट की वैल्यू से कई गुना ज्यादा है। तो अमेरिका ने लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ शिफ्ट किया और उस व्हाइट कॉलर जॉब का सबसे सुंदर एग्जांपल आईफोन के ऊपर आ सकता है, जहां पे वो बार बार बोलता है कि आईफोन इज डिजाइन्ड इन अमेरिका बट मेड इन चाइना।
मतलब वो एक तरीके से बोल रहा है कि डिजाइन का काम ज्यादा बड़ा काम है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत छोटा काम है, तो वो तो हमने चाइना को दे दिया है। तो अमेरिका ने अपने सारे लोगों को पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लोगों को शिफ्ट किया, फिर एग्रीकल्चर से कई लोगों को सर्विस में और मैन्युफैक्चरिंग से भी सर्विस में शिफ्ट करते गए। और जब वो सर्विस में शिफ्ट करते गए तो जो आइडिया वाले लोग थे वो बहुत पैसा कमाना स्टार्ट किया। जैसे अमेजन ने एक वेबसाइट बनाई, सिर्फ आइडिया था। काम चाहे अमेजन जो सामान बेच रहा है वो शायद चाइनीज प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वॉलमार्ट जो है चाइनीज प्रोडक्ट्स बेच रहा है, लेकिन वो आइडिया था एक रिटेल का आउटलेट बनाने का। तो ये सारे आइडियाज जो है सर्विस इंडस्ट्री के, आर्ट्स में जाना, मूवी में जाना, मूवी इंडस्ट्री हॉलीवुड जो है अमेरिका में बहुत बड़ी चीज है, उसका जो इक्विपमेंट है शायद चाइना से आता हो, लेकिन वो जो मूवी की जो मार्केटिंग होती है, मूवी की जो टिकट्स बिकती है अमेरिका में, वो वैल्यू कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो अमेरिका ने ऐसा समझा कि अब हमको सबको सर्विस की तरफ डालना होगा, लेकिन जब वो सर्विस में जा रहा था तो किसी को तो मैन्युफैक्चरिंग करनी ही थी। उस प्रोसेस में उसने बाकी कंट्रीज को अमीर करना स्टार्ट किया। चाइना ने बोला कोई बात नहीं, तुम सर्विस का काम कर लो, मैन्युफैक्चरिंग काम मेरे को दे दो। और अमेरिका ने भी स्टार्टिंग में बहुत खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि उसके लिए वो लो एंड जॉब्स थी और वो आगे बढ़ते गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां आ जाती है इकोनॉमिक्स में, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब अमेरिका और चाइना की सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है और क्यों चल रही है। अमेरिका जो है वो सर्विस सेक्टर में जा रहा है और चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काफी हद तक कब्जा कर चुका है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब अमेरिका आगे कैसे बढ़े। अमेरिका को आगे बढ़ने के लिए नए आइडियाज लेके आने हैं। इकोनॉमी स्लो हो गई है, क्योंकि इकोनॉमी स्लो हो गई है तो सर्विस सेक्टर में ऐसे बड़े बड़े आइडियाज वाले कुछ आ नहीं रहा है उनके पास, और क्योंकि वो बड़ा आइडिया नहीं आ रहा है तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही। और अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हम नई तो क्रिएट नहीं कर पा रहे और पुरानी वाली जो सस्ती वाली थी वो हमने चाइना को दे दी है, तो वो चाइना से पीछे लड़ने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है क्योंकि मैं नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो लो एंड है वो चाहे अपने पास रख लो या किसी और को दे दो, लेकिन मेरे को हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग दे दो। और इंडिया और चाइना का झगड़ा क्या चल रहा है, चाइना ये बोल रहा है कि यार मैं मैन्युफैक्चरिंग में मैं भी फंस गया हूं, क्योंकि चाइना के केस में भी क्या हो रहा है, वहां पे लोगों की सैलरी बढ़ते गई। क्योंकि 1980s में अगर आप देखें तो चाइना की वही कंडीशन थी जो शायद अमेरिका की 1840 में थी। 1985 तक चाइना में 60% ऑफ लोग जो थे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। और 1985 में उसने रिफॉर्म्स करके बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लोगों को पुश किया, जिससे उसने काफी लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन अब पॉइंट ये आ जाता है कि जो चाइना है वहां पे लोगों की सैलरी बढ़ते जा रही है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट एडवांटेज है वो खत्म होते जा रहा है। अब या तो वो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन करे कॉस्ट एडवांटेज से बचने के लिए, लेकिन वो भी उसके लिए काम नहीं आ रहा। क्यों काम नहीं आ रहा समझते हैं। कितना भी चाइना ऑटोमेशन डाल दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेबर का काम रहेगा ही। वहां पे देखना पड़ेगा कौन सी ऐसी कंट्री है जो ऑटोमेशन को यूज करके, जो चाइना यूज करने वाला है वही ऑटोमेशन अपने इधर यूज करके और लो लेबर कॉस्ट डाल के क्या अमेरिका को या दुनिया को सस्ता प्रोडक्ट दे देगा। तो कई लोगों ने बोला लेकिन अगर चाइना ने सारा ही ऑटोमेशन कर लिया तो यहां पे चाइना खुद को किल कर लेगा अगर बहुत ऑटोमेशन हो गया। क्योंकि अगर बहुत ऑटोमेशन हो गया तो यूरोप को और अमेरिका को लगेगा अगर सब कुछ ऑटोमेशन से ही हो जाता है, आदमी की जरूरत ही नहीं है, तो जो लो कॉस्ट का लेबर का एडवांटेज था चाइना को वैसे ही खत्म हो गया है और सारी जॉब्स अपनी कंट्री में ही वापस ले जाएंगे। अब चाइना को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में घुसे, और अमेरिका सर्विस इंडस्ट्री की जॉब देना नहीं चाहता। और अब अगर चाइना को सर्विस इंडस्ट्री चाहिए तो अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो और आगे जाए, और आगे जाए इन द सेंस या तो कोई नई इंडस्ट्री इंक्लूड के बारे में सोचे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सोचे, जैसे 1990s में इंटरनेट लेके आए वैसा कुछ सोचे, मेडिकल हेल्थ में कुछ सोचे, या फिर वो मार्स पे ही चले जाए। क्योंकि अगर वो मार्स पे चले जाए तो हो सकता है इतना काम मार्स पे करना पड़े कि अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेज मार्स पे काम करने के, मून पे काम करने के लिए लगा दे और वो चाइना और इंडिया को बोले कि बाकी अर्थ का काम तुम देख लेना। इसमें फायदा क्या होगा, अमेरिका एक कदम और आगे निकल जाएगा, चाइना को सर्विसेज मिल जाएंगी और इंडिया को शायद मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंडिया और अमेरिका साथ क्यों हो गए और दोनों को चाइना से प्रॉब्लम क्या हो रही है। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि जो लो एंड मैन्युफैक्चरिंग है जो चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है वो हमको चाहिए, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर से लोगों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है। और अमेरिका का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट हाई एंड जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो चाइना पकड़ रहा है वो उससे लेना चाहता है। तो इंडिया और अमेरिका की अभी लड़ाई बहुत कम है, क्योंकि दोनों के जो एक्सेप्ट फॉर आईटी अगर कम जॉब्स को छोड़ दिया जाए बाकी दोनों की इतनी किसी चीज में लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम बहुत हाई एंड मैन्युफैक्चर कर नहीं पाते और जो लो एंड सर्विस वाला काम है वो अमेरिका वैसे भी इंडिया को देना चाहता है, क्योंकि इसमें वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमको समझना है कि आज अमेरिका की सिचुएशन क्या है।
आज अगर अमेरिका की आप सिचुएशन देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर में जो सेक्टर में जो अमेरिका के लोग हैं वो सिर्फ 2-2.5% ही है। मतलब फ्रॉम 48%, अगर आपको याद हो हमें बोला था इनफैक्ट समवेयर अराउंड 68% इन 1840 में 68% लोग एग्रीकल्चर में अमेरिका में थे, आज वो सिर्फ 1.5-2% रह गए हैं और 70% के आसपास सर्विस इंडस्ट्री में जा चुके हैं। तो इसका मतलब किसी भी कंट्री में हम तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सर्विस सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा होगा, एटलीस्ट हाई एंड सर्विस सेक्टर का। जैसे अमेरिका में हाई एंड क्या हो गया, हॉलीवुड हो गया, वॉल स्ट्रीट पे जो इंश्योरेंस का काम होता है, रियल एस्टेट का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, बड़े बड़े बैंक्स का काम होता है, ये हाई एंड सर्विसेज है। ये वाली कंट्रीज बहुत डेवलप कंट्रीज मानी जाती है। तो अमेरिका में तो 70% जो है वो सर्विसेज का रोल है। और अगर अब आप देखेंगे चाइना का, अगर हम देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में आज भी 26% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। वो एक तरीके से आपको बताता है कि अभी भी 26% लोग क्योंकि एग्रीकल्चर में हैं तो उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी अच्छी शायद नहीं होगी, क्योंकि वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे जितना डेवलप कंट्रीज में लोग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, चाइना के केस में एक और इंटरेस्टिंग डेटा है कि जो सर्विस सेक्टर का जो इंडस्ट्री का साइज है दैट इज ओनली 53%। वेराज देखा गया है दुनिया में डेवलप कंट्रीज में जो सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है टोटल जीडीपी में, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड में, सर्विस सेक्टर का पार्ट डेवलप कंट्रीज में करीब करीब 70% होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका में 70% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इज सर्विस। और अगर आप दूसरी कंट्रीज देखें, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको दिखेगा 67% सर्विस में, जबकि चाइना में सिर्फ 53% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इज फ्रॉम सर्विस सेक्टर। अगर आप सिंगापुर देखें तो 70%, 69.38% जो है वो सर्विस इंडस्ट्री में है। अगर आप स्विट्जरलैंड देखें तो 71% जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से ही जीडीपी चलती है। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना लोग चाइना को डेवलप मानते हैं आज, चाइना उतना डेवलप्ड है नहीं। ये आपको सिर्फ लगता है क्योंकि उसके फिजिकल गुड्स जो हैं वो आपको बार बार दुनिया में हर जगह दिखते हैं। लेकिन लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना डेवलप नहीं है। तो मैं आपको एक पैरामीटर दिखा रहा हूं जिससे आपको पता लगना चाहिए चाइना बाकी कंट्री से कितना पीछे है, जिसको बोलते हैं जीडीपी पर कैपिटा। एक जीडीपी पीपीपी फॉर्म में होती है, मैं उसको पीपीपी को अभी समझा नहीं रहा हूं, बट ऐसा समझ लीजिए टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। अगर आप जीडीपी पर कैपिटा चेक करें तो दुनिया में नंबर 1 इस टाइम पे कतार है, मकाओ है, लग्जमबर्ग है, सिंगापुर है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी 13th नंबर पे आता है और चाइना तो 79th नंबर पे आता है। तो जीडीपी पर कैपिटा क्या हुआ, जितना भी वो टोटल सामान प्रोड्यूस करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे सर्विसेज में, टोटल वैल्यू जो प्रोड्यूस करी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, तो चाइना में वो दैट नंबर इज $16,842, वेराज अमेरिका में दैट नंबर इज 59,000। मतलब करीब करीब 3-3.5 गुना का दोनों कंट्रीज में अभी भी फर्क है। तो और इंडिया का रैंक देखेंगे तो हम बहुत ही पीछे हैं। हमारा जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है दैट इज समवेयर अराउंड 7,166। हमारा रैंक आता है 122 इन द वर्ल्ड। तो अब लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया और चाइना 79 और 122 पे हैं, जबकि दुनिया में इतनी बात चल रही है कि ये दोनों कंट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है टोटल जीडीपी का, यानी कि पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है हमारी बहुत कम है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, तो टोटल प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे दुनिया में इस टाइम पे, क्योंकि 1.4 बिलियन लोग हैं और अमेरिका में सिर्फ 300 मिलियन लोग हैं, टोटल प्रोडक्शन चाइना में करीब करीब नंबर 1 पे आता है, $25 ट्रिलियन के आसपास आता है। यूनाइटेड स्टेट्स $20 ट्रिलियन के आसपास आता है और नंबर 3 पे इंडिया आता है 10.5 ट्रिलियन पे। यानी टोटल जीडीपी में चाइना जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा बढ़ चुका है, इंडिया जो है जापान से ज्यादा बढ़ चुका है। बट दैट डज नॉट मीन कि चाइनीज लोगों की लाइफ जो है, एवरेज चाइनीज सिटीजन की लाइफ अमेरिकन सिटीजन से बेटर है। दैट डज नॉट मीन कि एवरेज इंडियन सिटीजन की लाइफ जापान से बेटर है। लेकिन हाँ, ये कंट्री सुपर पावर बनने के बहुत नजदीक आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री का जीडीपी साइज ही $20 ट्रिलियन है, तो उसको अगर 200-300 बिलियन या 2 ट्रिलियन मतलब 10% ऑफ द इकोनॉमी खर्च कर दे डिफेंस पे, तो शायद बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे अमेरिका $3 ट्रिलियन जो है वो डिफेंस पे खर्च कर देता है, और कतार जैसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, उनकी टोटल जीडीपी $300 बिलियन है। तो ये कभी भी डिफेंस बजट पे, रिसर्च बजट पे, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज के बजट में कभी भी अमेरिका से कंपीट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका, इंडिया और चाइना के
साथ रहना चाहती है, उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, क्योंकि बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है। और दूसरा, ये कंट्रीज बहुत पावरफुल बन जाती हैं क्योंकि इनका टोटल बजट जो होता है कंट्री का, वो बहुत हाई हो जाता है। अब इससे हमको ये सीखने को मिला कि कोई भी कंट्री को अगर डेवलप्ड बनना है तो फाइनली उसको सर्विस सेक्टर में जाना ही पड़ेगा। और चाइना अभी तक सर्विस सेक्टर में उतना तेजी से जा नहीं पा रहा है। और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह चल रही है कि हाई एंड सर्विस में जाने के लिए उसको अमेरिका से भी कंपीट करना पड़ रहा है। और इंडिया जो बहुत ही उसने बहुत ब्रिलियंट काम किया इंडिया ने सर्विस सेक्टर में, आईटी में, बैक एंड ऑफिसेज में, वहां पर हमने अपना काफी स्ट्रांग होल्ड कर रखा है। तो चाइना को आगे बढ़ना काफी मुश्किल होते जा रहा है। तो एक हमने सर्विस सेक्टर लेके रखा हुआ है और अब हम चाइना से उसकी मैन्युफैक्चरिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। क्यों, अभी समझेंगे। तो अब देखते हैं, चाइना में 26% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन इंडिया में देखेंगे तो 43% ऑफ द वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में है। अब क्वेश्चन ये है कि जब फाइनली सबको सर्विस में जाना ही है, और अगर हम सर्विस में इतने अच्छे हैं ही एज कंपेयर टू चाइना, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में जा ही क्यों रहे हैं? सीधा हम एक बड़ा जंप लेके सर्विस में क्यों नहीं चले जाते? तो इसको समझते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है इंडिया को। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो 43% लोग एग्रीकल्चर में हैं, उनका एजुकेशन लेवल, उनका एक्सपोजर लेवल रिलेटिवली बहुत लो है। किसी भी जहां पे एजुकेशन लेवल बहुत लो हो, उनको हाई एंड सर्विसेज में डालना नियरली इंपॉसिबल होता है। आप लो एंड सर्विसेज में डाल सकते हैं, रिसेप्शन का काम कर सकते हैं, कोई डिलीवरी पर्सन, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, लेकिन वो जो हमको हाई एंड आईटी का काम चाहिए, हमको हाई एंड बैंकिंग का काम चाहिए, रियल एस्टेट का काम चाहिए, इंश्योरेंस का काम चाहिए, वो काम करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो हमेशा कंट्रीज ने यही किया है कि पहले एग्रीकल्चर से लोगों को इजी होता है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश करना, क्योंकि उसमें एजुकेशन का लेवल कम होता है, ऑटोमेशन किया जा सकता है कुछ हद तक, और आपका इन जनरल जो लेबर ब्लू कॉलर जॉब है, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, जो हाईटेक इंजीनियर है वो बहुत स्किल्ड हो सकता है, बट इन जनरल जो लेबर है वो एग्रीकल्चर से बहुत इजीली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो सकती है। सर्विस की तरफ शिफ्ट करना रिलेटिवली मुश्किल होता है। तो अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करता है और कई एग्रीकल्चर के लोगों को सर्विस की तरफ पुश, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पुश करता है फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो हो सकता है हम कई लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे और उनकी जो अगली जनरेशन होगी वो एजुकेशन लेके सर्विस सेक्टर में जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं कि ये बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने सर्विस सेक्टर में इतना अच्छा कर लिया, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये गर्व की बात नहीं है, बट इसमें एक बहुत नेगेटिव पॉइंट भी है। इंडिया ने सर्विस सेक्टर में इसलिए अच्छा किया है क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रेशन तो ये होना चाहिए था एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में इतनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोई कंपनी को यहां पे आना इतना मुश्किल है कि लोगों ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में तो स्कोप ही नहीं है। आज एक अच्छे स्किल्ड इंजीनियर को इंडिया में हाईटेक जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में एमबीए करके वो बेसिकली कंसल्टिंग का काम, जो बाहर डेलॉयट जैसी कंपनीज, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज, उनके बैक एंड ऑफिस में काम कर लेता है या उनके ऑफिस में काम कर लेता है। इसीलिए इंडिया के सारे एजुकेटेड लोगों ने एकदम से जंप रियलाइज किया कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जो आज हम जैसे लोग, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करके भी एमबीए में आ जाते हैं, तो हमने रियलाइज किया कि यहीं पे पैसा है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इंडिया की सर्विस की स्ट्रेंथ है, और एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग में कभी कब्जा ही नहीं कर पाए, इसलिए अधिकतर लोगों को सर्विस जाना पड़ा। लेकिन ये 43% लोगों से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर 43% के लोगों को हमको पॉवर्टी से बाहर निकालना है, तो नेचुरल प्रोग्रेशन जो है हमारा, वो मैन्युफैक्चरिंग ही होगा। अब टीवी पे बहुत बात होती है कि इंडिया को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इंडस्ट्रीज को कैसे यहां पे लाया जाए, बट मेरे हिसाब से उसको मैन्युफैक्चरिंग को हब बनाने के लिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कोई टुकड़ों में नहीं तोड़ता। तो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसको बहुत डिटेल में डालेंगे और ये समझेंगे कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए वो कौन सी 4-5 चीजें हैं जिनको छोटी छोटी जगहों पे हमको काम करने की जरूरत है। दूसरा, हम अगली वीडियो में ये भी समझेंगे कि हमको ऐसा क्यों लगता है कि पोस्ट कोविड ईरा, 1949 वर्ल्ड वॉर के ईरा जब खत्म हुआ था वर्ल्ड वॉर, उससे बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो दुनिया ने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ करी, और हमको ऐसा लगता है कि ये पोस्ट कोविड ईरा भी उस ईरा से बहुत मिलता जुलता है, और उस पोस्ट
कोविड ईरा में शायद दुनिया बहुत फास्ट बढ़ेगी और उसमें इंडिया शायद और भी फास्ट बढ़ेगा। तो इसको हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ईरा और हमारा पोस्ट कोविड ईरा कितने सिमिलर हैं और कैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपके कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जल्दी हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।